बच्चों, शुभ प्रभात। मैं अखिलान मिश्रा, LPM पब्लिक स्कूल गोला बाजार, जनपद गोरखपुर। बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 विषय हिंदी व्याकरण। प्रकरण जो है भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण। यह वीडियो भाग 3। आज हम पढ़ेंगे मातृभाषा। इसके पहले हम पढ़े थे बच्चों, इसके पहले हम पढ़े थे भाषा, भाषा के स्वरूप, उसके बाद बोली, लिपि और भाषा और बोली में अंतर, उपभाषा, राजभाषा, मानक भाषा का वीडियो हम पढ़े थे। बच्चों, अब जो हम आज पढ़ेंगे मातृभाषा, उसके विषय में हम बहुत विधिवत जानेंगे। बच्चों, ये आप जानते हैं कि बच्चों का जो जन्म होता है किसी न किसी परिवार में ही होता है, किसी न किसी माता के गर्भ से ही होता है। तो सबसे पहले बच्चा अपने माता के सामने रहता है, अपनी माता की भाषा को समझता है और माँ अपने बच्चे की भाषा को समझती है। जैसा कि आप जानते हैं, बच्चा को जो भूख लगती है तो रो करके प्रकट करता है, और माँ जैसे ही इस चीज को समझ जाती है कि हम बच्चे को कोई न कोई भूख लगी है, बच्चे को भूख लगी है या किसी प्रकार का कष्ट है, माँ अपने बच्चे को ले लेती है। जैसा ही बच्चा बड़ा होता है, उसकी माँ तोतली भाषा में उस बच्चे को चुचकारती है। बच्चा जैसे ही परिवार में बैठने लायक होता है, अपनी आसपास की बातों को सुनकर अनुकरण करता है, लेकिन वो बोलता नहीं, वो अपनी भाषा में किलकारी के माध्यम से या चेहरे पर जो उसकी मुस्कान है, ठीक जैसे जैसे बच्चे में प्रगति होती है, बच्चा बढ़ता जाता है, उसकी जो परिवार का जो परिवेश होता है, उस परिवेश में रख करके बच्चा अपनी भाषा को सीखता है। तो सबसे पहले सर्वप्रथम बच्चा अपने घर में परिवार से जो भाषा सीखता है, उसी को हम मातृभाषा कहते हैं। बच्चा भाषा का पहला पाठ अपनी माँ से ही सीखता है। जो भाषा माँ बोलती है, वही बच्चा उसी भाषा को अनुकरण करता है और बोलता है। जैसा कि मान लीजिए पंजाब में रहने वाले व्यक्ति अगर है और उसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ, तो उसकी माँ जो भाषा बोलेगी वही भाषा बच्चा सीखेगा। तो बच्चा जरूर पंजाबी सीखेगा। उसी प्रकार हर स्टेट में, हर राज्य में, जैसे जिस राज्य में जो बच्चा जन्म लेता है, उस बच्चे को वह भाषा का ज्ञान उसके माता के द्वारा मिलती है, इसीलिए उसको मातृभाषा कहते हैं। यानी बच्चा सर्वप्रथम अपनी माता के द्वारा जो भाषा सीखता है, उसी को मातृभाषा कहा जाता है। जैसा कि अलग अलग प्रांतों में रहने वाले मातृभाषा अलग अलग होती है। मातृभाषा एक मानक भाषा ही उसको कहते हैं। तो सर्वप्रथम बच्चा अपने घर में परिवार से जो सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। सर्वप्रथम बच्चा अपने माता के द्वारा, माता के मुख से जिस भाषा को सुनता है,
भाषा को सुनता है या अनुकरण करता है। परिवार देखिए, सर्वप्रथम बच्चा अपनी माता और परिवार के मुख से जिस भाषा को सुनता है, या अनुकरण करता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। ठीक, मातृभाषा सर्वप्रथम बच्चा अपनी माता, पिता और परिवार के मुख से जिस भाषा को सुनता है, अनुकरण करता है, उसे मातृभाषा। यानी माँ जो भाषा बोलती है उसी भाषा को बच्चा सुनता है, अनुकरण करता है और उसी भाषा को बोलता है। इसीलिए कहा जाता है सर्वप्रथम हमारी जो लैंग्वेज है वो हमारी मातृभाषा में, और मातृभाषा में ही शिक्षा सर्वप्रथम देनी चाहिए। यह भाषा की परिभाषा, मातृभाषा की परिभाषा में है। अब हम पढ़ते हैं साहित्य। हमारा दूसरा बिंदु है, पहला था साहित्य। साहित्य किसे कहते हैं? किसी भी भाषा में संचित ज्ञान का, किसी भी भाषा में लिखित संचित ज्ञान भंडार को साहित्य कहते हैं। साहित्य में किसी देश तथा जाति के विचार लिखित रूप से संचित होते हैं। साहित्य दो प्रकार का होता है, एक होता है गद्य साहित्य, एक पद्य साहित्य। तो साहित्य किसे कहते हैं? किसी भी भाषा में लिखित संचित ज्ञान कोश को हम साहित्य कहते हैं। और इसका शाब्दिक अर्थ जाने तो शब्द होता है समाज और संस्कार, जिससे समाज से वह भाषा जिसपे सबका हित समाहित हो वह साहित्य कहलाता है। यानी भाषा क्या है? हमें अच्छी शिक्षा देती है। कहानी क्या है? एक अच्छी शिक्षा देती है। नाटक क्या है? एक अच्छी शिक्षा देती है। वह किसी भी भाषा में लिखा हो जिससे समाज का हित हो, उसी को कहते हैं साहित्य कहते हैं। किसी भी भाषा में लिखित ज्ञान का संचित भंडार को हम साहित्य कहते हैं। ठीक, तो साहित्य हो गया। अब उसके बाद साहित्य के इसके दो भाग होते हैं। पहला क्या है? गद्य साहित्य। एक होता है गद्य और दूसरा होता है पद्य। एक गद्य, एक पद्य। एक होता है गद्य और एक होता है पद्य। तो गद्य साहित्य में नाटक, आत्मकथा, जीवनी, उपन्यास, रेखाचित्र, संस्मरण, डायरी, रिपोर्टाज, अनेक ऐसी विधा, पत्र पत्रिका, ये सब गद्य साहित्य में आता है। जब हम पद्य साहित्य की बात करेंगे तो पद्य साहित्य में कविता, दोहा, सोरठा, छंद, ये सब आ जाते हैं। तो गद्य साहित्य में आपने सुना होगा कहानीकार के रूप में मुंशी प्रेमचंद को, नाटककार के रूप में जयशंकर प्रसाद को, वैसे छायावादी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। तो बहुत ऐसे लेखक हैं जिनका नाम गद्य साहित्य में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को
लेकिन अगर पद्य साहित्य में अगर किसी का नाम जानना है तो महादेवी वर्मा हैं, सोहनलाल द्विवेदी हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, कबीरदास हैं, मीरा हैं, बिहारी हैं। तो ये सब जितने संत के श्रेणी में ये सब पद्य साहित्य में आते हैं। लेकिन रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत जो है तो रामचरितमानस ग्रंथ है और श्रीमद् भागवत पद्य साहित्य और रामचरितमानस पद्य साहित्य है, इसलिए इसको खंड काव्य कहा जाता है, महाकाव्य कहा जाता है महाभारत। इसीलिए बच्चों गद्य और पद्य में आप समझ जाइए कि गद्य वो है जैसे नाटक रचना, नाटक हो गया, उपन्यास हो गया, आत्मकथा हो गया, जीवनी हो गया, ये सब गद्य साहित्य में आते हैं। और पद्य साहित्य में आपका कविता, दोहा, सोरठा, छंद, ये सब पद्य साहित्य में आते हैं। अब हम चलते हैं व्याकरण। हम पढ़ेंगे तीसरा पॉइंट व्याकरण। क्या है व्याकरण? व्याकरण शब्द क्या है? व्युत्क्रम अर्थात क्रम से, वैयाकरणी यानी व्याकरण शब्द जो है वह शास्त्र जिससे हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोल सकें, लिख सकें, उसी बोलना लिखना जो सिखाता है, उसी भाषा के कुछ नियम होते हैं जिसको व्याकरण के अंतर्गत हम भाषा के नियमों को सीखते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना तथा लिखना सिखाता है। भाषा के कुछ नियम होते हैं, व्याकरण के अंतर्गत हम भाषा के कुछ नियम को सीखते हैं, उसी को व्याकरण कहलाता है। अब होता है व्याकरण के अंग। तो व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखते हैं, बोलते हैं, उसे हम व्याकरण शास्त्र कहते हैं। अब व्याकरण के अंग, अर्थात व्याकरण के बच्चों व्याकरण के अंग जो हैं हम पढ़ेंगे। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। एक होता है वर्ण विचार, दूसरा होता है शब्द विचार, तीसरा होता है वाक्य विचार। वर्ण विचार में इसके अंतर्गत हम वर्णमाला, वर्णों का उच्चारण, वर्णों को लिखने की विधि, उन्हें संयुक्त करने के नियमों को आदि के विषय में सीखते हैं, उसको वर्ण विचार कहते हैं। उसके बाद होता है शब्द विचार, जिसके अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों की रचना, शब्द निर्माण, शब्द भेद आते हैं, उसे शब्द विचार कहते हैं। उसके बाद वाक्य विचार आता है। वाक्य विचार इसके अंतर्गत वाक्य रचना, इसके भेद, वाक्य के प्रकार, वाक्य विग्रह, विराम चिन्ह आदि के बारे में हम विचार करते हैं, इसीलिए वाक्य विचार। ठीक, तो इसका अगर अंग पढ़ेंगे तो 3 इसके अंग हैं। व्याकरण के अंग 3, व्याकरण के 3 अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। पहला वर्ण विचार, ठीक, शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार।
ठीक। तो शब्द विचार, वाक्य विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। तो वर्ण विचार जिसके अंतर्गत हम वर्णमाला, वर्णों का उच्चारण स्थान, वर्णों के लिखने की विधि, उसके नियम, संयुक्त करने के नियमों आदि के विषय में जानकारी जिससे हम सीखते हैं वह होता है वर्ण विचार। शब्द विचार जिसके अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों की रचना, शब्द निर्माण तथा शब्द भेद आते हैं, उसे शब्द विचार करते हैं। वाक्य विचार इसके अंतर्गत वाक्य रचना, उसके भेद, वाक्य के प्रकार, वाक्य विकृत तथा विराम चिन्ह आदि के बारे में विचार करते हैं, उसे वाक्य विचार करते हैं। तो बच्चों इस प्रकार यह पहला चैप्टर हमको समाप्त हुआ। थोड़ा अभ्यास कार्य करना है, लेकिन कुछ थोड़ा सा हम जान लेते हैं। भाषा किसे कहते हैं? भाषा की उत्पत्ति, पहले भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई? तो भाषा की उत्पत्ति संस्कृत के भाषु धातु से हुई है। और भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा का ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने अंदर के उठे हुए भाव और विचारों के एक दूसरे के सामने आदान प्रदान कर सकता है, विचारों का आपस में आदान प्रदान करता है। भाषा के मुख्य रूप से दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। भाषा को लिखने के लिए जिन निर्धारित चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उसे लिपि कहते हैं। बोली किसे कहते हैं? भाषा का क्षेत्रीय रूप को हम बोली कहते हैं। मानक भाषा किसे कहते हैं? तो विद्वानों और शिक्षाविदों द्वारा भाषा के स्वीकृत रूप को मानक भाषा कहते हैं। साहित्य किसे कहते हैं? किसी भाषा में लिखित ज्ञान के भंडार को साहित्य कहते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? तो हमें भाषा के नियमों को जानकारी देकर भाषा को शुद्ध रूप से लिखना बोलना व्याकरण कहलाता है। अब व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, जो हम सामने आपके लिखे हैं। अब अभ्यास कार्य में आप इसको ठीक लगाइएगा। जय हिंद, जय भारत। पहला चैप्टर समाप्त हुआ।